दोस्तों नमस्कार। कल झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वायनाड में भी कल चुनाव होगा, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें महाराष्ट्र के चुनाव पर है। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग होगी और फिर नतीजा 23 तारीख को आएगा। 23 नवंबर को क्या होने जा रहा है, इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, झारखंड में हो क्या रहा है? क्या महाराष्ट्र में चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है? जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को घेरा जा रहा है, उससे चुनाव आयोग पर अब सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग सीधे तौर पर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। अब ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच होती है। उद्धव ठाकरे ने वो वीडियो जारी किया है, वीडियो लिया है जांच करते हुए। दूसरी तरफ आज अजीत पवार ने एक खुलासा किया है, और तीसरा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रचार किया। ये तीन मुद्दों पर मैं आज बात करूंगा और इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में होने क्या जा रहा है। अजीत पवार ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए जिस बात का खुलासा किया, 2019 में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में अमित शाह थे, देवेंद्र फडणवीस थे, प्रफुल्ल पटेल थे, अजीत पवार थे, शरद पवार थे, लेकिन उस बैठक में गौतम अडानी भी थे। गौतम अडानी क्या है? बीजेपी के नेता हैं। गौतम अडानी क्या नरेंद्र मोदी के दूत हैं, या गौतम अडानी अपने लिए सरकार गिराने का पूरा इंतजाम कर रहे थे? और विदित है कि सरकार गिरती है। अजीत पवार बाद में थोड़ा आते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, शिवसेना को तोड़ा जाता है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होते हैं, और जो आर्थिक नीतियां बनती हैं, जो डिसीजन होते हैं, उसमें मुंबई एयरपोर्ट का ठेका अडानी को मिलता है, धारावी की जमीनें अडानी को मिलती हैं। और एक और खबर आ रही है महाराष्ट्र के इस चुनाव से जुड़ी हुई, और दो बड़े पत्रकारों ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में एक उद्योगपति ने 3400 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया है। पहली बात तो कि पूंजीपति यूं तो पैसा देगा नहीं। क्यों दिया जा रहा है इस समय पैसा, और क्या खेल चल रहा है चुनाव? क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं पड़ रहा? मैं अभी आऊंगा उस हिस्से में कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों और कैसे होती है, और उद्धव ठाकरे क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन पहले जरा इस बात को समझ लिया जाए कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये जो 3400 करोड़ रुपए, 3400 करोड़ रुपए एक उद्योगपति बीजेपी को दे रहा है, और ये मेरी बात नहीं है, मेरा दावा नहीं है, दो बड़े पत्रकारों का दावा है। वो पैसा कहां जाने वाला है, किसको मिलने वाला है? क्या उससे पूरा वोट खरीदने की तैयारी हो गई है? क्या नतीजा दाएं बाएं हो तो विधायक खरीदने की तैयारी हो गई है? क्या चुनावी मशीनरी पूरे तरीके से इतनी खर्चीली बना दी जाए कि विपक्ष टिक ही ना सके? हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी का खाता ही सीज है। उद्धव ठाकरे सत्ता में नहीं है लंबे समय से। शरद पवार की आर्थिक स्थिति जरूर ठीक है, लेकिन जहां 3400 करोड़ रुपए झोंक दिए जाएं, वहां चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है? ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये जो सवाल है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, ये पैसा कैसे गया, जहां एक तरफ तो 3400 करोड़ रुपए झोंकने की बात है कि एक पूंजीपति बीजेपी को पहुंचा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तलाशी ली जा रही है। अब इस पर भी जरा बात कर ली जाए कि अजीत पवार ये खुलासा क्यों कर रहे हैं इस वक्त। अजीत पवार योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये यहां नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में चले, कहीं भी चले, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अजीत पवार नाराज हैं, सीधे तौर पर दिख रहे हैं। और इधर एकनाथ शिंदे भी खुश नहीं हैं। अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन हम चुनाव जीत के आएंगे फिर फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। क्या बीजेपी ने इन दोनों ही पार्टियों को, मैंने शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है? अकेले उस ताकत को झोंक दिया है, चुनावी मशीनरी को अपने पक्ष में कर लिया है। क्या वो उसे अपना मुख्यमंत्री बनाना है? यह भी सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो पूरा खेल रच रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पीयूष गोयल, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो पीयूष गोयल मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी में मुख्यमंत्री दिल्ली से जाता है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जाते हैं। हो सकता है कि वो भी ना हो, कोई और पहली बार का विधायक निकल करके आ जाए। लेकिन अभी महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की जीतने की परिस्थितियां हैं? अगर आप सीधे सवाल पूछें तो नहीं है। और इसलिए नहीं है कि बीजेपी को, सत्ता को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास, कोई नीतियां नहीं। अब वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर उतर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस की आप भाषा सुनिए, औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, बटेंगे तो कटेंगे चल ही रहा है। आपके पास ये नहीं है और ये भाषा इसलिए इस्तेमाल की जा रही है ताकि ध्रुवीकरण दिखाई पड़े कि हो रहा है और असली खेल पैसे के जरिए कर लिया जाए, चुनाव आयोग के जरिए कर लिया जाए। मैं जरा चुनाव आयोग पर एक और बात कह दूं। चुनाव आयोग पर जो आरोप है, और अब वो आरोप सीधे तौर पर दिखाई पड़ते हैं। हरियाणा में भी जो खेल हुआ है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यार विधानसभा से 10 से 15 हजार वोट काटे गए, जो वोट इंडिया अलायंस को मिलने जा रहे थे। एक ही परिवार में अगर 4 वोट 6 वोट है तो उनको 2 जगह मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। और वो वोटर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं जो अट्टालिकाओं में रहते हैं। उनके ठीक नीचे मतदान केंद्र बनाया जा रहा है कि लिफ्ट से उतरें और वोट डालें। तो एक तरफ तो 10-15 हजार ऐसे वोट काट देना और जो वोट है भी उन्हें परेशान करना, और दूसरी तरफ उन वोटर्स को जो मिडिल क्लास है, बीजेपी का समर्थक है लेकिन उस दिन छुट्टी मनाता है, पत्ते खेलता है, उसको भी थोड़ा नीचे ले आना, मतदान कराना और बढ़िया स्वागत सत्कार करके फिर से वापस भेज देना। 2 कदम भी चलने के लिए जरूरत ना पड़े, इसके जरिए खेल होने जा रहा हो। और इसके लिए जो पैसा जा रहा है, तो चुनाव आयोग की भूमिका आप सीधे, अब संदिग्ध भी आप नहीं कह सकते, खुल करके बी टीम की तरह काम कर रही, एक बीजेपी के संगठन की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरता है, अधिकारी पहुंचते हैं और उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप खुशी से लीजिए मेरे हेलीकॉप्टर की तलाशी लीजिए, मेरे बैग की तलाशी लीजिए और बाथरूम की भी तलाशी लीजिए। उस जो कर्मचारी था उससे पूछा उन्होंने कि तुमने क्या अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है, देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है, और तुम्हारी हिम्मत हुई है क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की? तो उसने कहा कि हुजूर हम तो पहली बार कर रहे हैं ऐसा, 4 महीने पहले ही आए हैं। दोष उसका नहीं है, उसको तो जो हुक्म दिया जाएगा वो करेगा। सवाल तो राजीव कुमार से होना चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जो आज ट्वीट किया है कि ये जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये एक्सट्रीमली कंप्रोमाइज्ड है, बेइंतहा
बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग खड़ा हुआ है। अब ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है। जो बदजुबानी हो रही है योगी की तरफ से, मोदी की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, लेकिन चुनाव आचार संहिता की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक भी सवाल चुनाव आयोग कर रहा है क्या? शिकायत के बावजूद क्या कोई एक्शन ले रहा है क्या? लेकिन इस चुनाव को उस पैसे के दम पर खरीदा जाएगा। मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से चुनाव बीजेपी नहीं जीत सकती और ना ही वो पहले जीत पाती थी। इस बीच में 2014, 15, 16, 17, 18 में जो इलेक्शन हुए, 19 में, उसमें जातिगत कॉम्बिनेशन बनाया बीजेपी ने, और 19 के बाद इलेक्शन में पैसा झोंक करके खेल किया जाने लगा। चुनावी मशीनरी पूरी अपने पक्ष में कर ली गई। ये असली खेल हो रहा है। हरियाणा में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, और राजस्थान में भी हुआ, लोकसभा चुनाव में हुआ। असली खेल तो चुनाव आयोग कर रहा है। और ईवीएम का कोई सबूत नहीं है। ईवीएम छोड़ दीजिए आप, असली खेल तो यहां हो रहा है। चुनाव बढ़ाना, वोट बढ़ाना, वोट घटाना, वोटर्स को परेशान करना, 10-15 हजार वोट उड़ा देना, यहां पे असली खेल हो रहा है। और विपक्ष के लोगों को तंग करना, परेशान करना। जो तलाशी हुई उद्धव ठाकरे की, उसमें 15-20 मिनट गया। आज झारखंड में कल दो रैलियों को संबोधित नहीं कर पाई कल्पना सोरेन। आखिरी दिन था, देरी होने चुनाव आयोग ने रोक लिया। उन्होंने मोबाइल से रैलियों को संबोधित किया। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग परेशान कर रहा है, तलाशी के नाम पर रोक रहा है, टाइम खा रहा है, फिर उसके बाद रोक दे रहा है कि आप जा नहीं सकते। तो उद्धव ठाकरे को परेशान करना। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी तो एक ही मोड में है, घृणा, नफरत और हिंसा के खिलाफ प्रेम, सौहार्द, इसका संदेश देना लगातार। आज महाराष्ट्र में भी जब वो थे, उन्होंने यही भाषण दिया। तो उद्धव ठाकरे को परेशान करना, चुनाव आयोग की यह भूमिका। और तीसरा जो बड़ा सवाल कि वो उद्योगपति इतना इंटरेस्टेड है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बीजेपी और महायुति के पक्ष में नहीं है, उसके साथ नहीं खड़ी है। अब जो कुछ स्थिति है वो राहुल गांधी पर और निर्भर कर रही है कि राहुल गांधी जिस तरह से, और आज प्रियंका गांधी फ्री हो गई वायनाड से। महाराष्ट्र में तो 20 तारीख को वोटिंग है। राहुल और प्रियंका दोनों ही लोग महाराष्ट्र में अब अपनी ताकत झोंकने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में लगातार रैलियां होंगी, लगातार रोड शो होंगे। राहुल गांधी जो लड़ेंगे वो चुनाव आयोग से लड़ेंगे। बीजेपी की वो ताकत अब नहीं है, उस पूंजीपति के पैसे से लड़ेंगे, उसके सामने लड़ना है। तो जो परिस्थितियां इस वक्त हैं महाराष्ट्र की, उस महाराष्ट्र में राहुल गांधी जो मैसेज करने जा रहे हैं, लगातार जो मैसेज दे रहे हैं, और जिस तरह से एमबीए महाविकास अघाड़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। संविधान का सवाल राहुल गांधी का, और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कही है कि संविधान का जो इशू था वो लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा था, लेकिन अब वो शायद ना रहे। लेकिन ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में संविधान चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सोशल नैरेटिव लंबे समय से है, क्योंकि उसके मुख्य आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर। आरक्षण की अवधारणा शाहूजी महाराज से आती, महाराष्ट्र से आती है। वहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है, जिन्होंने 40 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, जिन्होंने संविधान को विदेशी कह करके और हिकारत की थी, उसके साथ अपमान किया था। वो मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहते थे। उसी गढ़ में संविधान पर हमला करना नरेंद्र मोदी का, देवेंद्र फडणवीस का, कि ये लाल रंग का है और खाली है वगैरह वगैरह। राहुल गांधी ने आज कहा कि ये जो लाल रंग का संविधान दिख रहा है, इससे मोदी जी डरे हुए हैं
कह रहे हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखा रहे हैं। डर किस बात का है? और जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं हिंसा और नफरत की राजनीति, क्या इस संविधान में लड़ाने की बात है? क्या इस संविधान में नफरत और हिंसा है? ये संविधान तो वो है जिसमें भगवान बुद्ध के भी विचार हैं। ये संविधान तो वो है जिसमें बसवन्ना, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी, इन सबके विचार हैं। ये हजारों साल की जो विचार की परंपरा है उसका निचोड़ इस संविधान में है। ये सिर्फ आज़ादी के आंदोलन के बाद का संविधान नहीं है, ये हजारों साल की उस जो प्रगतिशील परंपरा है, जो मानवीय परंपरा है, उस परंपरा का एक सूत्र उस संविधान में समाहित है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसलिए वो चुनाव आयोग के जरिए खेल करना चाहती है, लेकिन देखना ये है कि वो चलेगा या नहीं। शुक्रिया।